अब हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक इफ देन स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा, जस्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो इफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड, तो नेचुरल नंबर को हम जस्ट एन से डिनोट कर देते हैं। आप जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वो बुक में देख सकते हैं। इफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड, तो इट्स स्क्वायर को जस्ट हम स्क्वायर लिख सकते हैं, इज ऑल्सो ऑड। तो जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो है इफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। मैं यहाँ पर जस्ट कुछ कीवर्ड्स लिख दे रहा, और अब हमें 5 डिफरेंट वेज में इस सेम स्टेटमेंट को लिखना है और सेम मीनिंग वो कन्वे करना चाहिए। तो अभी जिस फॉर्मेट में है ये, वो है इफ पी। पी यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर जो पी स्टेटमेंट है वो है ए नेचुरल नंबर इज ऑड, यस इफ पी देन क्यू। तो ये इस फॉर्म का है कि इफ कोई भी स्टेटमेंट P अगर हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो उसके साथ Q भी हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो इस बात को कन्वे करने के लिए हम और भी डिफरेंट वेज में कन्वे कर सकते हैं। यानी अगर हम कहना चाह रहे हैं कि अगर क्रिकेट मैच होगा तो इंडिया जीतेगी, फॉर एग्जाम्पल हम P यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर क्रिकेट मैच होगा तो इंडिया जीतेगी। तो इसी को कहने का 5 डिफरेंट वेज। पहला तो वे ये होगा कि P इम्प्लाइज Q, यानी क्रिकेट मैच हो रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि इंडिया जीत रही है। तो इसे हम P इम्प्लाइज Q का साइन है, यहाँ पर हम वर्ड इम्प्लाइज भी यूज कर सकते हैं। और फिर जो सेकंड वे है वो है कि P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, यानी कि अगर P हो रहा है तो Q हो ही रहा है। इफ P देन Q, यानी P अगर हो रहा है तो P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए। P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q। और अब थर्ड वे है कि P ओनली इफ Q, यानी P तभी हो रहा है अगर Q हो रहा है, यानी अगर इंडिया जीत रहा है तभी मैच हो रहा है। हम इस तरह से भी इस बात को कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर आज क्रिकेट मैच होगा तो इंडिया जीतेगी, तो इसका मतलब कि अगर इंडिया जीत रही है तभी क्रिकेट मैच हो रहा है। तो ये इसको कहने का अल्टरनेटिव वे हुआ। और दोनों स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा इफ P देन Q, या फिर P इम्प्लाइज Q, या फिर P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, और P ओनली इफ Q, ये चारों स्टेटमेंट एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है। और अब जो फोर्थ वे होगा वो ये होगा कि Q इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर P। Q इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर P। तो हम देख सकते हैं कि अगेन ये स्टेटमेंट भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। हमने P एज्यूम किया कि क्रिकेट मैच होना, तो इफ P अकर्स देन Q अकर्स, यानी इंडिया मैच जीती है। तो Q यानी इंडिया का मैच जीतना, ये नेसेसरी कंडीशन है क्रिकेट मैच होने के लिए, क्योंकि अगर क्रिकेट मैच होगा, अगर P होगा तो फिर Q होगा ही। ये स्टेटमेंट है इफ P देन Q। तो इसे हम अल्टरनेटिव वे में कह सकते हैं कि Q इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर P। और जो लास्ट फिफ्थ वे होगा इफ P देन Q को रिप्रेजेंट करने का, वो होगा कि नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ P। यानी कि अगर इफ P देन Q, यानी अगर P हो रहा है तो वो इम्प्लाई कर रहा है कि Q होगा, तो अगर Q नहीं हो रहा है तो वो इस बात को इम्प्लाई कर रहा है कि P नहीं हुआ है, क्योंकि अगर P होता तो Q होता। जो हमारा कंडीशन है उसे हमें अगेन समझना होगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें तो हम देख सकते हैं कि ये पांचों स्टेटमेंट, भले ही हम 5 डिफरेंट वेज में कह रहे हैं, लेकिन ये सेम बात कन्वे कर रहा है, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है जो हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू कहा, इफ P देन Q के थ्रू का सेम स्टेटमेंट, सेम मीनिंग ये पांचों स्टेटमेंट कन्वे कर रहा है। अगर हम लास्ट स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि P अगर हो रहा है तभी Q हो रहा है, या P हो रहा है तो Q हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर Q नहीं हो रहा है तो इसका मतलब P नहीं हुआ था। तो नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ P। तो अब अगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, अभी हमने जस्ट एग्जांपल ये एज्यूम किया कि P का मतलब है क्रिकेट मैच का होना और Q इंडिया का मैच जीतना। अब हम जो रियल स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में दिया गया था उसमें इन पांचों फॉर्मेट में हम लिखेंगे उस स्टेटमेंट को। जैसे इफ P देन Q के फॉर्मेट में था कि इफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। तो अब अगर हमें लिखना है P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब कि ए नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। या फिर ए नेचुरल नंबर इज ऑड, तो इसे हम लिख सकते हैं ए नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज हम जस्ट साइन लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। यहाँ पर हम जस्ट कीवर्ड लिखते हैं। आप समझ सकते हैं सेंटेंस कैसे लिखना है, सेंटेंस का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। और जो सेकंड है P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, यानी ए नेचुरल नंबर इज ऑड फॉर, या फिर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, फॉर ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज सफिशिएंट दैट द नंबर इज ऑड। अगर हमें इसे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फॉर ए स्क्वायर, इस
फॉर्म को, यानी P इज ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, इसमें अगर हम इस फॉर्मेट में अगर हमें सेंटेंस को लिखना हुआ सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए, तो हम लिखेंगे कि फॉर ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड, फॉर ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज सफिशिएंट दैट द नेचुरल नंबर इज ऑड। तो ये आप लिख सकते हैं जस्ट। और अब जो थर्ड फॉर्मेट था P ओनली इफ Q, यानी ए नेचुरल नंबर इज ऑड, यहाँ पर P क्या है, ए नेचुरल नंबर इज ऑड, तो ए नेचुरल नंबर इज ऑड, a natural number is odd only if its square is odd, only if its square is odd, only if its square is odd। और अब जो फोर्थ वे था लिखने का, Q is a necessary condition for P, यानी for a natural number to be odd it is necessary that the square is odd, यानी P जो कंडीशन है वो Q के नेसेसरी है, तो सॉरी Q नेसेसरी है P के लिए। तो इसे अगर हमें सेंटेंस फॉर्म में इस बात को लिखना हो तो हम लिखेंगे फॉर ए नेचुरल नंबर, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट द स्क्वायर इज ऑड। और अब जो फिफ्थ वे है सेम सेंटेंस को लिखने का, सेम स्टेटमेंट को लिखने का, वो है कि नॉट ऑफ Q इंप्लाइज नॉट ऑफ P, यानी इफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, यानी अगर Q ट्रू नहीं है तो P भी ट्रू नहीं होगा। इफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन द नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नॉट ऑड। इसे हम लिख सकते हैं इफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड then the natural number is also not odd। या फिर हम implies के फॉर्म में लिख सकते थे कि स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन इट implies दैट नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नॉट ऑड। अब देख सकते हैं कि हमने 5 डिफरेंट वेज में सेम इफ देन स्टेटमेंट को लिखा, और ये सभी 5 डिफरेंट वेज में सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ इफ देन स्टेटमेंट्स है और हमें उनका कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स लिखना है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स कैसे लिखेंगे। तो अगर कोई भी इफ देन स्टेटमेंट हमारे पास है, जैसे इफ P देन Q के फॉर्म में होगा, यहाँ पर P और Q कोई स्टेटमेंट्स होगा, इफ P देन Q, या फिर कोई इवेंट होगा, या इफ P अकर्स देन Q अकर्स। तो अगर हमें इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है तो हम लिख सकते हैं इफ नॉट ऑफ Q देन नॉट ऑफ P, यानी कि अगर P, इफ P अकर्स, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि Q हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर Q नहीं हुआ है इसका, तो ये इंप्लाई कर रहा है इस बात को कि P भी नहीं हुआ होगा। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। और अब अगर हमें इसका कन्वर्स लिखना है तो कन्वर्स में हम जस्ट P और Q को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इफ P देन Q, तो उसे हम जस्ट इस फॉर्म में लिख देंगे कि इफ Q देन P। तो हम देख सकते हैं इसमें कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट में पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, जस्ट यहाँ पर बता देंगे कि वो स्टेटमेंट क्या होगा। कि जैसे फर्स्ट पार्ट है कि इफ x इज ए प्राइम नंबर देन x इज ऑड, तो इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा इफ ए नंबर x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा इफ ए नंबर x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट ए प्राइम नंबर। और कन्वर्स हम जस्ट P और Q के प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, यानी जो स्टेटमेंट है इफ x इज ए प्राइम नंबर देन x इज ऑड, तो इसे जस्ट इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा इफ x इज ऑड देन x इज ए प्राइम नंबर। तो इस तरह से कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आप समझ सकते हैं कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स कैसे लिखना है। तो अब जैसे सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो जो यहाँ पर जो P स्टेटमेंट है वो है कि द टू लाइन्स आर पैरेलल, जस्ट कीवर्ड लिख दे रहे हैं, और Q है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो अब अगर हमें कंट्रापोजिटिव लिखना है तो इफ इस फॉर्म में लिखेंगे इफ निगेशन ऑफ Q देन निगेशन ऑफ P। तो इसका निगेटिव Q का डोंट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन हो जाएगा इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, और पैरेलल का निगेटिव हो जाएगा नॉट पैरेलल। तो कंट्रापोजिटिव हो जाएगा इफ द टू लाइन्स
intersect in the same plane, then they are not parallel. और converse काफी easy है, if P then Q, तो उसे हम बस if Q then P कर लेंगे. तो जो statement है कि if the two lines are parallel, then they do not intersect in the same plane, तो हम लिख देंगे if two lines do not intersect in the same plane, then they are parallel. तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर. तो इसे हम पहले इफ देन फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ समथिंग इज कोल्ड, यानी पी हो जाएगा समथिंग इज कोल्ड. इफ समथिंग इज कोल्ड देन इट हैज लो टेम्परेचर. तो अब अगर हमें इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है, यानी इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, तो हम लिख सकते हैं इफ समथिंग इज नॉट एट लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड. और अब अगर कन्वर्स लिखना है तो हम जस्ट इफ क्यू देन पी लिखना होगा, यानी इफ समथिंग इज एट लो टेम्परेचर देन इट इज कोल्ड. तो हम देख सकते हैं कि कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव काफी इजी है. जस्ट हमें ये फिगर आउट करना है कि जो इफ देन फॉर्म में पहले हम लिख लेंगे और ये देख लेंगे कि पी और क्यू क्या है. तो एक बार अगर हमें इफ पी देन क्यू के फॉर्म में स्टेटमेंट मिल गया तो हम जस्ट इफ निगेशन ऑफ पी देन निगेशन ऑफ इफ निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी, ये कंट्रापोजिटिव हो जाएगा. ये कंट्रापोजिटिव हो जाएगा. और निगेशन लिखना हम काफी अच्छे से जानते हैं, जस्ट निगेटिव लिख देना उस सेंटेंस का. और इफ क्यू देन पी कन्वर्स हो जाएगा. तो अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. फोर्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली. तो पहले हमें इस स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अगर हम इफ देन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कि इफ यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री then you don't know how to reason deductively. जस्ट यहाँ पर कीवर्ड्स लिख रहे हैं. जो स्टेटमेंट होगा इफ देन फॉर्म में वो हो जाएगा इफ यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री देन यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली. और ये सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है जो यहाँ पर स्टेटमेंट है. यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली. तो इफ यू कैन नॉट कंप्रीहेंड ज्योमेट्री देन यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली. अब अगर हमें इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है तो इफ पी देन क्यू, तो इफ नॉट ऑफ क्यू देन नॉट ऑफ पी. तो क्यू है इफ यू देन यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, तो इसका निगेशन हो जाएगा यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली. और पी का निगेशन हो जाएगा यू कैन कंप्रीहेंड ज्योमेट्री. तो अब इफ नॉट ऑफ क्यू देन नॉट ऑफ पी हम लिख सकते हैं इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कैन कंप्रीहेंड ज्योमेट्री. और कन्वर्स लिख सकते हैं इफ पी देन क्यू, तो इफ क्यू देन पी, यानी if you do not know how to reason deductively then you cannot comprehend geometry. और अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो है if x is an even number implies that x is divisible by 4. तो इस स्टेटमेंट को अब हम if then फॉर्म में लिख सकते हैं if x is an even number, p हो जाएगा if x is an even number तो ये जो स्टेटमेंट है अगेन क्लियरली रीड करते हैं. इफ x इज एन इवन नंबर इंप्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाय 4. तो इफ देन फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं इफ x इज एन इवन नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 4. तो अब हम आसानी से इसका कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स लिख सकते हैं क्योंकि हमें p और q पता है इफ p देन q के फॉर्म में. जो कंट्रापोजिटिव हो जाएगा वो हो जाएगा इफ नॉट ऑफ q देन नॉट ऑफ p, यानी इफ ए नंबर is not if x is not divisible by 4 then x is not an even number. और converse just if q then p हो जाएगा, यानी if x is divisible by 4 then x is an even number. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें if then फॉर्म में उसे लिखना है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है you get a job implies that your credentials are good. तो अब अगर इस स्टेटमेंट को हमें if then फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं if you get a job then your credentials are good.
हम देख सकते हैं जस्ट इसी स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो बन जाएगा यू गेट ए जॉब इम्प्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड, लेकिन दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इफ यू गेट अ जॉब देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड, देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो वो है द बनाना ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर ए मंथ, और हमें इसे इफ देन फॉर्म में लिखना है। इफ देन फॉर्म में इस तरह से लिखना है स्टेटमेंट को कि सेम मीनिंग कन्वे करे जो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है द बनाना ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर ए मंथ, तो लिख सकते हैं हम इफ द बनाना ट्री स्टेज वार्म फॉर ए मंथ, स्टेज वार्म for a month it will bloom then it will bloom। हम देख सकते हैं सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है ये स्टेटमेंट, जस्ट ये इफ देन फॉर्म में, then it will bloom। और अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह जो सेकंड पार्ट है वो इफ पार्ट है, तो हम लिखेंगे इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या फिर इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। हम देख सकते हैं सेम मीनिंग कन्वे करेगा ये स्टेटमेंट, जस्ट इफ देन फॉर्म में होगा। इफ डायगोनल्स ऑफ ए, यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल को जस्ट क्वाड लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर then it is a parallelogram। और अब जो लास्ट पार्ट है वो है टू गेट एन A+ in the class it is necessary that you do all the exercises of the book। तो जो स्टेटमेंट है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो यह टू गेट एन A+ in the class it is necessary that you do all the exercises of the book। तो अब हमें इफ देन फॉर्म में लिखना है सच दैट कि सेम मीनिंग कन्वे करें। तो अब हम लिख सकते हैं इफ यू गेट A+ in the class, then you do all the exercises of the book। हम देख सकते हैं सेम मीनिंग कन्वे करेगा ये स्टेटमेंट भी, जस्ट ये इफ देन फॉर्म में होगा जो हमें चेंज करना है इस क्वेश्चन में। इफ यू गेट A+ in the class then you do all the exercises in the book, या फिर exercises of the book भी हम लिख सकते हैं, then you do all the exercises just EX in the book। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट है ए और बी, दोनों में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसके बाद उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं हमें बताना है कि वो कन्वर्स है या कंट्रापोजिटिव। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है पहले हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लॉथ्स। इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लॉथ्स। और इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स है वो हमें बताना है कि इसका कंट्रापोजिटिव है या कन्वर्स है, विंटर क्लॉथ्स। तो पहले जो हमारा नोन फॉर्म है यानी जस्ट क्लॉथ्स यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले इसे हम देख सकते हैं कि इफ देन फॉर्म में है तो हम इसे लिख सकते हैं ये इफ पी देन क्यू के फॉर्म में है, जहां पर पी और क्यू दो अलग स्टेटमेंट्स है। पी है यू लिव इन दिल्ली और क्यू यू हैव विंटर क्लॉथ्स। और यहाँ पर जो हम सेकंड स्टेटमेंट या फिर इसके नीचे जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर देखें तो वो है इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लॉथ्स। जो हम क्यू एज्यूम किए हैं वो है यू हैव विंटर क्लॉथ्स, और यहां पर है इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लॉथ्स, यानी इफ ये निगेशन ऑफ क्यू है। देख सकते हैं क्यू हमने एज्यूम किया यू हैव विंटर क्लॉथ्स, और यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लॉथ्स। तो हम देख सकते हैं ये जस्ट इसका निगेशन है यू हैव विंटर क्लॉथ्स का। तो ये इफ निगेशन क्यू है, और फिर देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली यानी देन निगेशन ऑफ पी है, क्योंकि पी हमने एज्यूम किया यू लिव इन दिल्ली और यहां पर है देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट अगर इफ देन फॉर्म में है, इफ पी देन क्यू फॉर्म में, तो इस फॉर्म में जो हम लिखते हैं इफ नॉट ऑफ क्यू देन नॉट ऑफ पी वो उसका कंट्रापोजिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट जो ए गिवन स्टेटमेंट है ए में उसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा, ये इसका कंट्रापोजिटिव हो जाएगा।
और अब अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें वो है इफ यू हैव विंटर क्लॉथ्स देन यू लिव इन दिल्ली। हम क्लियरली देख सकते हैं ये इफ क्यू देन पी है। इफ यू हैव विंटर क्लॉथ्स देन यू लिव इन दिल्ली, और हम जानते हैं इफ पी देन क्यू का इफ क्यू देन पी जो होगा वो कन्वर्स हो जाएगा। तो अब इसी तरह से हम सेकेंड स्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है if a quadrilateral is a parallelogram, if a quadrilateral is a parallelogram, जस्ट पैरेललोग्राम को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में और क्वाड्रिलेटरल को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप इसे क्लियरली लिख सकते हैं कॉपी में। देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट्स डायगोनल्स, जस्ट हम डायगोनल्स लिख देते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये इफ पी देन क्यू के फॉर्म में, जहां पर पी जो स्टेटमेंट है वो है ए क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम, और क्यू है इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें स्टेटमेंट का, वो है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमने क्यू एज्यूम किया कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, इट्स मतलब क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है, तो डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट शुरू हो रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये इफ निगेशन ऑफ क्यू है, देन द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरेललोग्राम, ये पी है, तो क्वाड्रिलैटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ये निगेशन ऑफ पी है, तो देन निगेशन ऑफ पी। हम जानते हैं इफ पी देन क्यू का ये स्टेटमेंट, यानी इफ निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी, ये कंट्रापोजिटिव हो जाता है, इसे हम कंट्रापोजिटिव लिख सकते हैं। और अब अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो वो है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम देख सकते हैं इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यह है इफ क्यू देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी देन पी। तो हम जानते हैं इफ पी देन क्यू का अगर हम इफ क्यू देन पी लिखें तो ये कन्वर्स हो जाएगा।